हरे भरे खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था देवपुर। वहां के सबसे अमीर किसान का नाम था हरिदास चौधरी। मेहनती, ईमानदार और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति। उनकी पत्नी शारदा देवी नर्म दिल और ममता से भरी हुई महिला थी और उनकी आंखों का तारा थी उनकी एकलौती बेटी रूपा। जब रूपा का जन्म हुआ था उस दिन जैसे पूरा आंगन फूलों की खुशबू से महक उठा था। हरिदास ने उस दिन गर्व से कहा, अरे शारदा, किसी की नजर न लगे हमारी गुड़िया को। मेरी बिटिया तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। जी, आप सही कहते हो। बिल्कुल परी जैसी दिखती है हमारी गुड़िया। देखते ही देखते सच में रूपा बड़ी होकर चांद जैसी ही सुंदर बन गई। गोरी, नाजुक, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान ऐसी कि जैसे गुलाब पर ओस की बूंद ठहर गई हो। शारदा उसे गोद में लिए गुनगुनाती, मेरी गुड़िया रानी, मेरे खेतों की जान तू। मेरे खेतों की फसल से भी ज्यादा खुशी तो मुझे इसके चेहरे की हंसी देती है। रूपा को किसी चीज की कभी कमी नहीं रही। उसके लिए सबसे अच्छे कपड़े आते, सबसे बढ़िया मिठाइयां बनती और जो मांगती वो मिल जाता। धीरे धीरे यही लाड़ प्यार रूपा को एक नाजुक फूल से अहंकारी गुलाब बना रहा था। किशोरावस्था में पहुंचते ही उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। किसी मेले में जाती तो लड़कियां उसकी ड्रेस की नकल करती और लड़के उसे देखने के बहाने ढूंढते। हर तरफ से सुनाई देता, रूपा कितनी सुंदर है। रूपा जैसी तो कोई है ही नहीं। रूपा के पास तो खुद राधा जैसी छटा है। धीरे धीरे ये बातें रूपा के दिल में समा गईं। वो खुद को सबसे अलग, सबसे खास और दूसरों से ऊपर समझने लगी। एक दिन उसकी सहेली गीता खेत की पगडंडी से गुजरते हुए बोली, रूपा, जरा देख तो, ये नई चुन्नी कैसी लग रही है मुझ पर। माँ ने मेले से दिलाई है। रूपा ने ताना मारते हुए कहा, अरे गीता, तेरे जैसी रंग सूरत वाली पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये चुन्नी अगर मैंने पहनी होती तो और भी चमक उठती। गीता चुपचाप चली गई और रूपा उसकी हालत देखकर हंसती रही, बिना यह समझे कि उसकी सुंदरता अब उसके दिल की सुंदरता को निगल रही है। थोड़ा और आगे चलते ही उसकी मुलाकात मोहित से होती है। मोहित शरीर से थोड़ा मोटा था, जिस वजह से वो भी बार बार रूपा के मजाक का शिकार बन जाता था। रूपा उसे देखते ही कहती है, अरे वाह, हम लोग भी कितने खुशकिस्मत हैं। हमें हाथी देखने जंगल भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा हाथी तो हमारे सामने ही घूम रहा है। यह सुनकर मोहित का भी मुंह उतर गया और वह वहां खड़ा अपनी बेइज्जती चुपचाप सुन रहा था। तभी वहां पर मुन्ना भी आ जाता है। देवपुर में एक और नाम था, मुन्ना यादव, जो ग्राम प्रधान का बेटा था। शक्ल सूरत से ठीक ठाक, पर स्वभाव से दबंग और अकड़ू। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वो अपने पिता की सत्ता का गलत फायदा उठाता था। मुन्ना भी रूपा को पसंद करता था और उससे शादी करने के सपने देखता था। उसने रूपा से कहा, रूपा, तुम्हें हंसने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर हंसते रहोगी। शादी? वो भी तुमसे? पहले आईने में अपना चेहरा तो देखो मुन्ना। मैं तुम्हारे जैसे गुंडे से शादी करूं? मजाक मत करो। रूपा, तुम्हें शायद नहीं पता, मैं जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। मैं जल्द ही शादी का रिश्ता लेकर आऊंगा, तैयार रहना। धमकी देने से कोई राजकुमार नहीं बन जाता मुन्ना यादव। यह सुनते ही मुन्ना का चेहरा लाल हो गया। वो दांत भींचते हुए बोला, देख लेना, एक दिन ये रूपा खुद मुझसे शादी की भीख मांगेगी। इसका घमंड तो मैं तोड़का ही रहूंगा। उस दिन से मुन्ना की आंखों में नफरत की आग जल उठी। उसने ठान लिया था कि वो एक दिन रूपा का यह घमंड तोड़कर ही रहेगा। हरिदास और शारदा ने कई बार रूपा को समझाया, रूपा, तू सबका मजाक बनाती है, ये ठीक नहीं। सुंदरता ऊपर वाले का वरदान है, पर अगर दिल में घमंड आ जाए तो वही सुंदरता अभिशाप बन जाती है। माँ, आप ही तो कहती थी कि मैं सबकी लाडली हूँ, फिर मुझे खुद पर गर्व क्यों ना हो? शारदा ने आह भरते हुए कहा, गर्व और घमंड में बस एक पतली सी रेखा होती है रूपा, और जो उसे नहीं समझता वो जिंदगी में बहुत कुछ खो देता है। लेकिन रूपा उस वक्त सिर्फ आईने में खुद को देख रही थी। आईना भी जैसे उसे रोज नया नशा पिला देता था। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी अपने बेटे आर्यन के साथ गांव आया। आर्यन हैंडसम, पढ़ा लिखा और बहुत ही शालीन स्वभाव का था। वो अपने पिता के साथ किसानों के खेतों में एक नया प्रोजेक्ट देखने आया था।
उसकी मुलाकात हरिदास से हुई और कुछ ही देर में वो उनके घर पहुंच गया। रूपा उस समय आईने के सामने बैठी अपने बाल सजा रही थी। आर्यन ने पहली बार उसे देखा तो ठिठक गया। इतनी खूबसूरत तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। तभी हरिदास ने कहा, जरा तेज बोलने वाली है, पर दिल की बुरी नहीं। शहर से आए हैं बेटा। रूपा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन है ये पापा? बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। आपने तो मेरे दिल का बोझ ओह, तो ये वही लोग हैं जो गांव वालों को अपने प्रोजेक्ट्स में फंसाते हैं। बड़ी जल्दी आ गए हमारे गांव तक। शायद मैं फंसाने नहीं, समझाने आया हूं। और वैसे भी जितनी सुंदर बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, लगता है गांव की बोली भी शहरी तेवर सीख चुकी है। यह सुनकर रूपा चौंक गई, क्योंकि कोई उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए वो झल्लाकर बोली, आपको यहाँ कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आर्यन जी। सुनने वाला तो मैं खुद हूं, पर शायद समझाने वाला आपको चाहिए। उस दिन से दोनों के बीच छोटी छोटी नोका झोंक शुरू हो गई। हर मुलाकात में कुछ नई बात होती थी और कुछ नया टकराव होता था। एक दिन आर्यन खेतों में निरीक्षण कर रहा था। रूपा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गई। देखो दोस्तों, शहर वाले कैसे मिट्टी में पैर डाल रहे हैं, कहीं जूते गंदे ना हो जाएं। कमाल है, जो लोग खेतों की मिट्टी को सोना बनाते हैं वही असली राजा होते हैं, और जो इसे गंदगी समझें वो बस आईने के राजा हैं। रूपा, लगता है भगवान ने तुझे टक्कर देने वाला भेज ही दिया है। आप बहुत ज्यादा नहीं बोलते? क्योंकि आप बहुत सुनाने का मौका दे देती हैं रूपा जी। पहली बार रूपा चुप रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह लड़का उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसकी सोच को चुनौती दे रहा है। दिन बीतते गए। अब उनकी बातचीत में मजाक से ज्यादा अपनापन था। एक शाम सूरज ढल रहा था। खेतों पर हवा बह रही थी। रूपा अकेली खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अगर सुंदरता आसमान की होती तो हर तारा तुम्हारी बराबरी करता। आज तो तारीफ भी कर दी आपने। कभी कभी सच्चाई छुपाना मुश्किल हो जाता है रूपा। दोनों देर तक खेतों में चलते रहे। रूपा के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी, बिना घमंड की। लेकिन उसी समय दूर से मुन्ना उन्हें देख रहा था। उसे अपने दोस्तों से पता चला था कि रूपा और आर्यन आजकल एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। वो अपने दिल में जल रही आग को शांत करने के लिए रूपा को देखने आया था, मगर उन दोनों को साथ हंसते देखकर वो जलन से जल उठा। उसके लिए आर्यन अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसी रात मुन्ना अपने गुंडों के साथ आर्यन के घर पहुंच गया और उसे डराने की कोशिश करने लगा। शहर वाले, तू यहाँ कुछ दिनों का मेहमान है, इसलिए गांव की चीजों में अपना हक मत समझ बैठना। यहाँ के नियम हमारे हैं और रूपा भी हमारी है। जो हमारे बीच में आया वो खेतों में दबा दिया जाएगा, समझे? आर्यन ने बिना घबराए जवाब दिया। प्यार किसी की जागीर नहीं होता मुन्ना, और जिस औरत को तुम अपनी चीज समझ रहे हो वो किसी की संपत्ति नहीं, एक इंसान है। मुन्ना ने आर्यन को धक्का दिया, लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं किया। वो बस शांत स्वर में बोला, जिस इंसान में दूसरों की इज्जत नहीं वो खुद इज्जत के लायक नहीं। यह सुनकर मुन्ना गुस्से से लाल हो गया, मगर वह उसे कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब मुन्ना और भी खतरनाक हो गया था। वो हर जगह आर्यन पर नजर रखने लगा। दिन गुजरते गए। आर्यन रोज अपने पिता के साथ प्रोजेक्ट का काम देखता था और इसी बीच उसकी मुलाकात रूपा से भी होती रही। हर बार मिलते मिलते उनके दिलों में सच्चा लगाव पनप गया था। आर्यन के पिता ने भी देख लिया कि उनका बेटा रूपा से प्रेम करने लगा है। एक दिन आर्यन के पिता हरिदास के घर आए और बोले, हरिदास जी, आपकी बेटी रूपा बहुत सुंदर लड़की है। मैंने इससे पहले अपने बेटे के लिए इतनी सुशील कन्या कभी नहीं देखी। अगर आपको मंजूर हो तो हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से जोड़ना चाहते हैं। हरिदास मुस्कुराते हुए बोले, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया शर्मा जी। मुझे भी आर्यन जैसा योग्य लड़का अपनी बेटी के लिए इस पूरे गांव में नहीं मिल सकता। बस एक बार रूपा से भी पूछ लेते हैं, फिर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं।
रूपा वहीं पर खड़ी सब सुन रही थी और तभी वह बोली, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है पापा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त? कैसी शर्त बेटा? आर्यन को पहले साबित करना होगा कि वो मेरे लायक है। 1 महीने तक उसे बंजर पड़े जंगल के खेतों में मजदूर की तरह काम करना होगा, तभी मैं शादी करूंगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। आर्यन को भी रूपा से यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने रूपा की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार तो देखा था। पर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मंजूर है रूपा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। अगले ही दिन से आर्यन ने जंगल के पास वाले बंजर खेतों में काम शुरू कर दिया। गर्म धूप थी, मिट्टी सूखी और सख्त थी, लेकिन आर्यन ने बिना किसी शिकवा शिकायत के कुदाल उठाई और काम पर लग गया। गांव के लोग दूर से देखकर हंसते शहर वाला लड़का खेत जोतेगा, ये तो 2 दिन में भाग जाएगा। थे। रूपा भी रोज दूर से देखती, लेकिन उसके मन में कुछ अलग चल रहा था। हर दिन वो सोचती, इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए? क्या ये सच्चा प्यार है या बस जिद? दिन गुजरते गए। आर्यन की हथेलियों में छाले पड़ गए, शरीर पर धूप की तपिश से त्वचा जलने लगी, मगर उसने हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज के निकलते ही वह खेत पहुंच जाता और शाम को थक कर उसी मिट्टी पर बैठ जाता, जहां अब धीरे धीरे हरी हरी कोपले उगने लगी थी। एक दिन रूपा चुपके से वहां आई। उसने देखा आर्यन पसीने में तरबतर होकर मिट्टी खोद रहा था, पर उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी को साबित करने के लिए खुद को तोड़ क्यों रहे हो? मैं किसी को नहीं, बस खुद को साबित कर रहा हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि प्यार सिर्फ बातों से नहीं, कर्म से साबित होता है। रूपा कुछ देर चुप रही, सिर उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने अहंकार को टूटते हुए महसूस किया। अब रूपा रोज आर्यन के खेत में पानी देने आने लगी। वो कभी फल लाती, कभी छांव में बैठकर उसके लिए रोटी बेलती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके इस जोड़े को देखकर हैरान हो गए। वो रूपा जो कभी खुद को सबसे सुंदर और ऊंचा समझती थी, अब मिट्टी में खड़ी एक आम लड़की बन गई थी। एक शाम जब खेतों में गेहूं की बालियां लहरा रही थीं, रूपा ने कहा, आर्यन, तुम्हारी मेहनत ने इस बंजर जमीन को हरा कर दिया और मेरे दिल को भी। कभी कभी प्यार वही करता है जो बारिश नहीं कर पाती। वो हंस पड़े। उस पल में सब कुछ जैसे ठहर गया था। सिर्फ हवा थी, सुनहरी धूप थी और 2 सच्चे दिलों की धड़कनें। पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मुन्ना की जलन अब पागलपन बन चुकी थी। वो चाहता था कि अगर रूपा उसकी नहीं हो सकती तो किसी की भी ना हो। एक रात उसने चुपके के जाकर आर्यन के खेत में आग लगा दी। पूरा खेत जलने लगा। थोड़ी ही देर में आग की लपटों को देख रूपा और सारे गांव वाले दौड़ पड़े। रूपा भी चिल्लाती हुई पहुंची, आर्यन, ये आग कैसे लगी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आग। वहां जाकर देखा तो आर्यन अकेला पानी से आग बुझा रहा था। आर्यन ने कुछ नहीं बोला और पानी के बाल्टियां उठाईं और आग बुझाने लगा। पर आग बहुत भयंकर थी। वो आग बुझाने की कोशिश में बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले किसी तरह आग बुझाने में लगे रहे। जब सुबह हुई तो आर्यन जख्मी हालत में जागा, पर उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। खेत तो फिर से बोए जा सकते हैं रूपा, बस तुम साथ रहो। रूपा फूट फूट कर रो पड़ी। वो आर्यन के पास बैठ गई और बोली, अब तुम्हें मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं आर्यन, तुमने सब कुछ साबित कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और अब आर्यन को भी 1 महीना पूरा होने में बस 1 दिन ही बाकी था, पर उसी शाम खबर आई कि आर्यन बिना कुछ कहे शहर लौट गया। यह सब सुनकर रूपा बेचैन हो उठी। माँ, क्या वो हार मान गया? आर्यन मुझे बिना बताए क्यों चला गया? नहीं बेटा, आर्यन हार मानने वाला लड़का नहीं है। मुझे यकीन है वो एक दिन जरूर आएगा। रूपा हर रोज आर्यन का इंतजार करती रहती और खेत में जाकर आर्यन के साथ बिताए पल याद करती रहती।
कुछ महीनों बाद खबर आई कि आर्यन गांव में वापस आ गया है, मगर इस बार उसके हाथ में एक दस्तावेज भी था। आर्यन रूपा के घर आता है और बोलता है, ये खेत अब तुम्हारे नाम है रूपा। मैंने अपने पिताजी के बिजनेस की एक शाखा यहाँ खोल दी है ताकि गांव की औरतें आत्मनिर्भर बन सकें। आर्यन को देख रूपा की आंखें भर आईं। वो दौड़कर उसके पास गई और बोली, तुम पागल हो क्या आर्यन? तुम खाच ले गए थे और तुमने ये इतना सब क्यों किया? मुझे माफ करना रूपा। पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए उनका बिजनेस संभालने शहर जाना पड़ गया था। तुमने ये इतना सब क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर उस रूपा को देख लिया था जो सिर्फ आईने में नहीं, दूसरों की मुस्कान में भी सुंदर लगती है। मैंने तुम्हें परखने की कोशिश की आर्यन, मुझे माफ करना। असली जीत तुम्हारी हुई। तुम सच में अच्छे इंसान हो। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई और रूपा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो गांव की औरतों को सिखाने लगी कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है, और सच्चा प्यार वो नहीं जो दिखावा करे, बल्कि वो है जो चुपचाप हर कठिनाई में साथ निभाए। आज मेरी बेटी सच में सबसे सुंदर लग रही है, जो दिल से भी और चेहरे से भी चांद सी चमकती है।